Hi everybody. So this is our concluding part of the chapter we just went through. जो हमने अभी पीछे पढ़ा था उसका एक कंक्लूडिंग पार्ट भी है और साथ ही हम जो लास्ट चैप्टर है उसको भी साथ में कर लेंगे। तो इससे क्या हमारी दोनों बुक्स जो हैं उनका रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स माय ओपिनियन दैट मोस्ट ऑफ द पीपल फियर विद दोज क्वेश्चन एंड आंसर। मेरा ये व्यक्तिगत सोच है कि ज़्यादातर बच्चे ग्रामर से इतनी नहीं डरते जितना कि बुक से डरते, तो इससे आपका फियर भय भी कम होगा और यू विल बी रेडी टू राइट डाउन ऑल द क्वेश्चंस विद ग्रेट आंसर्स, है ना, अच्छे आंसर्स भी आप देंगे। ओके, तो हम जो पढ़ रहे थे उसमें भोली शादी के लिए तैयार थी। विशंबरनाथ जो एक ग्रोसर था, नाउ रिमेंबर दिस, विशंबरनाथ भोली का प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। प्रोस्पेक्टिव मतलब होने वाला। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, प्रोस्पेक्टिव वर्ड का यूज़ होता है, तो प्रोस्पेक्टिव है होने वाला। तो विशंबरनाथ जो है भोली का प्रोस्पेक्टिव या होने वाला हस्बैंड था। तो अब क्या हुआ, गार्लैंड के लिए तैयार थे। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, ए वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। अब कोई लेडी थी, उसने जो घूंघट होता है, वेल घूंघट, जो रेशमी घूंघट था दुल्हन के मुंह पर, उसको हटा दिया। विशंबर टुक ए क्विक ग्लैंस, जल्दी से एक दृष्टिपात किया उसने, एक नज़र देखा। दी गार्लैंड रिमेन्ड पोइज्ड इन हिज हैंड, उसके हाथों में ही माला रह गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, जो दुल्हन थी बेचारी सुलेखा या भोली, उसने धीरे से अपना जो घूंघट था वापस कर लिया। हैव यू सीन हर सैड विशंबर टू द फ्रेंड द नेक्स्ट टू हिम, उसके पास जो उसका दोस्त खड़ा था उसने पूछा, देखा क्या तुमने? शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे चेचक के निशान हैं। डिड यू सी, क्या देखा तुमने? क्या है पोक मार्क्स? ये रिमेंबर करना, आप याद करना पोक मार्क्स वर्ड, तो आपको इसके आंसर्स में यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके चेहरे पर क्या है? निशान हैं। सो वॉट, यू आर नॉट यंग ईदर, उसने कहा तो क्या हुआ, तू कौन सा जवान है? मे बी मतलब शायद, बात तेरी सही है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, वो सही है, मैं नहीं हूँ, लेकिन अगर उसके पापा को मेरे से शादी करनी है, पिताजी को, तो मुझे कितने 5,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। देखो पुराने समय की बात है, 5,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट उस समय होता था। प्रोबेबली आज के मेरे ख्याल 15 लाख या 20 लाख के आसपास रहा होगा उस समय। तो उसने कहा 5,000 रुपीज़ उसको देने होंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, अब रामलाल ने अपनी टर्बन पकड़ी जो उसके पैरों में रख दी, उसके ऑनर था। एट विशंबर्स फीट, डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, सो टेक 2,000 रुपीज़। अब उसके बच्चे बहुत सारे थे, उसको उनकी परवरिश करनी होती थी, इतना पैसा भी नहीं होता था, बड़ा अमाउंट था। उसने कहा 2,000 रुपये ले लो, मेरी इज्जत आपके पैरों में है। नो 5,000 और वी गो बैक, उसने कहा नहीं 5,000 या फिर हम वापस जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी अपने पास रखो। तो ये जो पुराने समय में होता था, कई बार आज भी अखबारों में पढ़ने को मिलता है, जो एक बहुत ही बड़ा सोशल ईवल है, एक बहुत बड़ा सामाजिक बुराई है ना। वी मस्ट इरेडिकेट, हमें ट्राई करना चाहिए इसको दूर करना। अब तो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, गाहे बेगाहे कभी सुनने को मिल जाता है, लेकिन पहले के समय में ज़्यादा कुछ होता था, अवेयरनेस कम थी, लड़कियां भी इलिटरेट अशिक्षित होती थी, पैरों पे खड़ी नहीं होती, कई सारी चीज़ें थी। खैर, बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, उसने कहा थोड़ा संवेदनशील बनिए। इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, अगर आप चले गए तो मैं चेहरा गाँव में किसी को दिखा नहीं पाऊँगा। देन आउट विथ 5,000, उसने कहा ठीक है, निकालो 5,000 रुपये। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. घर अंदर गया, जाके 5,000 रुपये निकाले और दूल्हे के पैरों में रख दिए। देखो ये है कि 5,000 रुपये निकाले, ठीक है, अब उसको भी तो आगे बुढ़ापा भी होता है, बच्चों का संभालना करना, शादी के बाद में भी बहुत चीज़ें करनी होती, तो आप किसी का सब कुछ लूट के ले जाओ, है ना, दहेज के रूप में, तो बहुत ही बुरी चीज़ है। और ये चैप्टर देने का मैसेज भी यही है कि जो आने वाली जनरेशन है, आप लोग हैं, वो दहेज विरोधी हों और इस बात को समझे कि डाउरी नहीं लेनी चाहिए। नाउ ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्राइफेंट स्माइल, बड़ा खुश हुआ। देखो ये पोर्ट्रेट बनाया है, ये विशंबर है और ये हमारी भोली या सुलेखा है जो
हम देखेंगे अब आगे। उनके पीछे उसकी टीचर खड़ी है, ये उसके जो पापा हैं रामलाल, जो नंबरदार थे वो हैं, बाकी गांव के लोग हैं। तो ये पोर्ट्रेट भी बड़े ही अच्छे सजीव होते हैं, बड़ा इसको देख के भी बड़ी कहानी को समझना आसान और इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब देखो, वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक, अब दोबारा एक बार ओके सॉरी, बीच में एक लाइन छूट गई। उसने कहा ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, गिव मी द गार्डन ही अनाउंस। उसने तो जुआ खेला था, शादी तो शायद उसको करनी ही थी, उसको कौन सी कोई दुल्हन मिलने वाली थी, पर अब उसको 5,000 भाई दूल्हा, उसने उनको डराया, 5,000 रुपये मिल गए। उसने कहा ठीक है लाओ माला दो मुझे। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक, अब की बार फिर से घूंघट हटा फ्रॉम द ब्राइड फेस, जो दुल्हन थी उसके चेहरे से। बट दिस टाइम हर आइज़ वर नॉट डाउन कास्ट, लेकिन अब की बार उसकी आंखें नीची नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट अर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। प्रोस्पेक्टिव होता है भावी, प्रोस्पेक्टिव याद रखना, क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड के बारे में, प्रोस्पेक्टिव भावी। तो जो भावी जो उसका पति है ना, उसकी तरफ उसने देखा। इन हर आइज़, उसकी आंखों में जो भावी हस्बैंड था। देयर वाज नीदर एंगर नॉर हेट, ना तो उसके को गुस्सा था ना कोई घृणा थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, एकदम उदासीन थी वो, ठीक है ना, उदासीन भाव उसके अंदर थे। विशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बट बिफोर ही कुड डू सो भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर। इससे पहले कि विशंबर जो है माला भोली के गले में डालता, भोली ने क्या किया, माला उठाई और आग में फेंक दी। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, खड़ी हुई और जो वो वेल था, जो उसका घूंघट था, उसको फेंक दिया। पिताजी सैड भोली, भोली ने कहा। देखो ऐसा होता है, ये उन्होंने जिस तरह से ये लिखा हुआ है ना, जो इटैलिक्स में या कुछ टेढ़े करके या देखो कोटिंग करके, तो अपन इंग्लिश के चैप्टर में हिंदी के शब्द को इटैलिक्स में या इन्वर्टेड कोमाल में यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा प्रभावी भी होता है। पिताजी सेड भोली, भोली ने कहा पिताजी, इन ए क्लियर लाउड वॉइस, बड़ी स्पष्ट तेज आवाज़ में। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर। बड़े हैरान हुए, बिल जरा सी भी हकलाहट के बिना वो बोल रही थी। पिताजी टेक बैक योर मनी, आप अपना पैसा ले लीजिए पापा। पिताजी आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। रामलाल वाज थंडर स्ट्रक, रामलाल को तो जैसे ऊपर बिजली गिर गई हो। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, मेहमान भी क्या बुदबुदाने लगे, फुसफुसाने लगे। सो शेमलेस, तो देखो ये एक बहुत बड़ी मतलब अपने समाज के ऊपर भी लागू होती है। अगर लड़की अपने न्याय के बारे में बोले तो वो शेमलेस हो जाती है ना, बेशर्म हो जाती है, ऐसी धारणा बहुत बार होती है। सो अगली एंड सो शेमलेस, कितनी तो कुरूप है, देखो कितनी निर्लज है। बोली आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल ने कहा, बोली पागल है क्या, यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, अपने परिवार को अपमानित करना चाहती है। हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत, इज्जत इज़ ऑल्सो हिंदी वर्ड, इज्जत भी हिंदी का शब्द है और उसको इस तरह काम में ले सकते हैं। उसने कहा अपनी कोई इज्जत की परवाह है तुझे। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। उसने कहा देखिए आपकी इज्जत के लिए मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी कर रही थी। जैसे हमने पढ़ा था उसकी शादी भी ऑलरेडी हो चुकी थी और उसके जो बच्चे थे वो काफ़ी बड़े ग्रोन अप थे, है ना, और वो लंगड़ा भी था, शादी भी हो चुकी थी और उसकी पिताजी की एज के लगभग बराबर था। पर वो शी वॉज रेडी बिकॉज ऑफ हर फादर्स इज्जत, है ना, अपने पापा की इज्जत के कारण। एंड प्रोबेबली शी न्यू अबाउट हर शॉर्ट कमिंग्स, वो अपनी कमियों के बारे में जानती थी। शी वॉज नॉट ब्यूटीफुल, सुंदर नहीं थी। एंड शी वॉज मेंटली स्लो ऑल्सो, है ना, जो थोड़ी सी वो भोली भी थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मुझे ऐसा नीच घृणास्पद कायर हस्बैंड नहीं चाहिए। आई वॉन्ट, जैसा वॉन्ट मीन्स होता है विल नॉट, है ना, तो वॉन्ट मैं नहीं करूँगी, ठीक है। वॉट ए शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम काउ। उन्होंने कहा भाई हमने तो सोचा था बड़ी ये हानि रहित एक गूंगी गाय, देखो कितनी बेशर्म लड़की है। बोली टर्न वॉयलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, जिस औरत ने ये बात कही ना, बोली उसकी तरफ मुड़ी और बोली यस आंटी, हाँ चाची, यू आर राइट, आप सही कह रही हो। यू ऑल थॉट आई वाज ए डम ड्रिवन काउ, आप लोगों ने सबने क्या सोचा, मैं तो गूंगी गाय हूँ, कहीं भी हाँक दो। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू द हार्टलेस क्रीचर,
इसलिए ये हृदयहीन व्यक्ति, जिसके दिल में हृदय नहीं है, कोई भावना नहीं है, आप उसको मुझे देना चाहते हो। बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल इज़ स्पीकिंग, लेकिन ये जो गूंगी मूर्ख लड़की थी वो आज बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या और ज़्यादा सुनना चाहते हो? विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी। अब विशंबरनाथ वापस जाने लगा अपनी बारात के साथ में। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी। बाहर बैंड वाले इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने सोचा अब शादी ख़त्म हो गई, विदाई की वेला आ गई है। एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, और वो विदाई का गीत बजाने लगे। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल बड़े ही शर्मिंदा थे, मानो ज़मीन में धंसे जा रहे थे। हिज हेड बोर्ड लो, सिर झुका हुआ था। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, बड़ा दुख और शर्म आ रही थी उनको। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, जो अग्नि थी पवित्र आग की धीरे धीरे खत्म होने लगी। एवरी वन वाज गॉन, सभी चले गए। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़े और बोले बट वॉट अबाउट यू, अब तेरा क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। वॉट शेल वी डू विद यू, क्या करेंगे अब तेरा? देखो, ये माँ बाप का एक सामान्य सा सोच होता है, वो चाहते हैं कि जब वो नहीं रहें तो उनकी बेटी को संभालने वाला कोई हो, उसका अपना परिवार हो। एक आम एक थिंकिंग होती है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो भारतीय समाज में या किसी भी समाज में माँ बाप अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हैं जब वो ना हों। एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, बड़ी शांत आवाज़ में सुलेखा ने कहा, डोंट यू वरी पिताजी, पापा आप चिंता मत करो। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूँगी आपके बुढ़ापे में। एंड मदर, माता की, एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इज़ नॉट दैट राइट? और मैं जहाँ इतनी सारी बातें सीखी, मैं वहीं पर क्या करूँगी? पढ़ाऊँगी। तो शी वॉन्टेड टू बिकम ए टीचर इन द सेम स्कूल वेयर शी स्टडीड, जहाँ उसने पढ़ाई की थी वो वहीं टीचर भी बनना चाहती थी। दैट वाज हर ड्रीम, वो उसका सपना था। इज़ नॉट दैट राइट मैम? और जो मैम उसकी जो हेडमिस्ट्रेस थी, टीचर थी, वहाँ खड़ी थी, उसने पूछा क्या मैम वो बात सही नहीं है? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर, है ना, सारे समय में जो टीचर थी वो कोने में खड़ी थी, वॉचिंग द ड्रामा, ये नाटक सारा देख रही थी। येस बोली, ऑफ कोर्स, उसने कहा हाँ हाँ बोली, बिल्कुल सही बात है, शी रिप्लाइड। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वाज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन, बड़ी संतुष्टि उनके मुस्कुराहट में थी। दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। देखो, कंटेम्पलेट होता है विचार करना, जब कोई जो कलाकार होता है अपनी मास्टरपीस होता है सर्वश्रेष्ठ कलाकृति, है ना, जब कोई कलाकार अपनी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति बनाता है तो जो संतुष्टि उसको मिलती है, होती है, वो ही उस मैम की स्माइल में, मुस्कुराहट में थी। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। लेट्स सी द क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जामिनेशन, जो पूछे गए। देखो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज़ भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली के पापा को उसकी क्यों चिंता थी? देखो, रामलाल है 7 चिल्ड्रन रिमेंबर, ये बड़े काम की चीज़ है। कितने बच्चे थे? टोटल 7। इन मल्टीपल चॉइस ऑल्सो दे कैन आस्क इट, है ना, तो उसके 7 बच्चे रामलाल के थे। ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट भोली आर गुड लुकिंग, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग। भोली के अलावा सब बढ़िया थे, सुंदर थे, स्वस्थ थे। हैंस इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड सूटेबल मैचेस फॉर देम, इसलिए उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल बात नहीं थी। भोली हैज़ नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, नीदर नॉर इधर और, इस तरह के वाक्यों का जितना प्रयोग करोगे अच्छा भाषा की सुंदरता दिखाई देगी। तो ना तो भोली में क्या थी? सुंदरता थी, और ना बुद्धिमानी थी। बिसाइड्स शी स्टैमर्स, इसके अलावा वो हकलाती भी थी। तो देखो, बहुत सारी कमियां उसके अंदर दुर्भाग्य से थी, है ना, हकलाती भी थी। सो हर फादर इज़ वरीड अबाउट हर, इसलिए उसके पापा उसकी चिंता करते थे। ही वरीड अबाउट हर मैरिज, वो उसकी शादी की चिंता किया करते थे। नाउ जो अगला क्वेश्चन है वो सेकेंडरी एग्जाम 2016 में आया हुआ है। देखो, फॉर वॉट अनयूजुअल रीज़न इज़ भोली सेंड टू स्कूल, किस अस्वाभाविक कारणों से भोली को विद्यालय भेजा गया? ए प्राइमरी स्कूल इज़ ओपन इन भोलीज विलेज, हमने जैसे देखा था, प्राथमिक स्कूल खुल गया था भोली के गांव में। द तहसीलदार आस्क्ड भोलीज फादर टू सेंड हिज
डॉटर टू स्कूल। जो तहसीलदार साहब थे, अब हमने देखा है रामलाल क्या था, नंबरदार था, तहसीलदार के अंडर काम करता था, राजस्व का अधिकारी था। तो तहसीलदार साहब आए, उन्होंने कहा अपनी बेटी को भी स्कूल भेजो, ताकि क्या गाँव में एक प्रभाव पड़े कि नंबरदार साहब ने भेजा है तो बाकी भी भेजेंगे, है ना। इट इज़ सोशली रेस्ट्रिक्टेड टू सेंड गर्ल्स टू स्कूल। उस समय सामाजिक रूप से निषिद्ध था, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। नोबडी वुड मैरी ए गर्ल हु हैज़ गॉन टू स्कूल। ऐसा मानते थे कि भाई जो स्कूल चली गई उससे शादी नहीं की जाती थी। बट भोलीज फादर हैज़ नो करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। भोली के पापा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि तहसीलदार साहब की बात को अवज्ञा कर लें उसको। भोलीज मदर सजेस्ट दैट भोली शुड बी सेंड टू स्कूल। भोली की माँ ने भी कहा कि भोली को स्कूल भेज दिया जाना चाहिए। शी बीइंग अगली एंड विटलेस ऑलरेडी स्टूड नो चांस ऑफ गेटिंग मैरिड। वो एक तो अगली थी, कुरूप थी, और क्या थी, मंदमती थी, है ना, बुद्धि भी कम थी। दस दे सेंड्स भोली टू स्कूल टू प्लीज़ द तहसीलदार। तो उन्होंने क्यों भेजा तहसीलदार साहब को, टू प्लीज़ द तहसीलदार। प्लीज़ होता है प्रसन्न करना, तहसीलदार साहब को खुश करने के लिए उन्होंने भोली को स्कूल में भेजा। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन। देखो, द क्वेश्चन इज वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज प्रपोजल। भोली के पेरेंट्स क्यों स्वीकार कर लेते हैं भोली का मैरिज प्रपोजल। देखो, दो विशंबर इज़ ए मैन ऑफ अबाउट 50 साल के आसपास का आदमी था, एंड ही लिम्स टू, लंगड़ाता भी था। देखो ये वर्ड याद रखना, लिम, लंगड़ाने को बोलते हैं, तो ये वहाँ काम में आएगा, लिम्स टू, लंगड़ाता भी था। भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट हिज मैरिज प्रपोजल, इट इज़ बिकॉज दे थिंक नो बडी विल मैरी भोली एज शी इज़ अगली एंड विटलेस। देखो, शी इज़ अगली एंड विटलेस, ये आप याद रखना भाई। ये प्रश्न कोई सा भी आए, आंसर उसके यही होते हैं, अगली एंड विटलेस। वहीं घूम फिर के वहीं आ जाती है सारी बातें, तो इसलिए, है ना, शी इज़ अगली एंड विटलेस, सो दे थॉट दैट नो बडी वुड बी रेडी टू मैरी विद भोली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस। शादी क्यों नहीं हुई भाई भोली की। एट द टाइम ऑफ वेडिंग विशंबर सेज दैट ही विल मैरी भोली ओनली इफ़ ही इज़ गिवन 5000 रुपीज़, है ना, 5000 रुपीज़ याद रखना। जो डाउरी कितनी मांगी थी, 5000 रुपये, ठीक है, 5000 रुपीज़ मांगी डाउरी। भोली रिफ्यूजेस टू मैरिज सच ए ग्रीडी मैन। भोली ने मना कर दिया, ऐसे लालची आदमी से शादी नहीं करूँगी। द मैरिज पार्टी हैज़ टू रिटर्न, और जो बारात थी उसको लौटना पड़ा। एंड द मैरिज डज नॉट टेक प्लेस, और जो शादी नहीं हुई। नाउ वन अनदर स्मॉल क्वेश्चन इज हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। भोली की जो अध्यापिका थी उसका क्या रोल था, उसकी जो जीवन का में जो परिवर्तन है। देखो, भोली वाज ए निगलेक्टेड चाइल्ड एट होम। भोली उपेक्षित बच्चा थी, और ऐसा होता है, देखो, एक बच्चा होशियार हो, दूसरा थोड़ा कमज़ोर हो, तो अपने आप ही उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पेरेंट्स पैदा करवा देते हैं अधिकांशतः। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। ना तो, देखो, नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, अब इसको याद कर लेना। ना तो उसके अच्छे लुक्स थे, सुंदर थी, ना उसमें बुद्धि मानी थी, है ना। विटलेस भी आए एक जगह, तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। गुड लुक्स नहीं थे उसमें, अगली भी यूज़ किया इन्होंने। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त शी स्टैमर टू, वो हकलाती भी थी। नीदर हर पेरेंट्स नॉर हर ब्रदर्स और सिस्टर्स शोड एनी केयर फॉर हर। भाई बहन भी कोई सहानुभूति उसके प्रति, कोई ध्यान उसका रखना वगैरह नहीं करते थे। बट हर टीचर सपोर्टेड हर, लेकिन उसकी जो अध्यापिका थी उसने उसको संबल प्रदान किया। शी एनकरेज हर टू स्पीक विदाउट स्टैमरिंग, उसने उसको प्रोत्साहित किया ताकि बिना हकलाए वो बोले। रेगुलर प्रैक्टिस मेड भोली स्पीक प्रॉपरली, और जो नियमित रूप से जो भोली ने प्रैक्टिस की उससे भोली उचित रूप से बोलने लग गई। द टीचर मेड हर बिलीव इन सेल्फ, जो अध्यापिका थी उसने उसको खुद में विश्वास करवाया। शी टॉट हर वेल, अच्छे से उसको पढ़ाया। दस शी चेंज द
कोर्स ऑफ हर लाइफ, इस तरह उसके जीवन की दिशा को बदल दिया। देखो अब ये हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। हमारा जो लास्ट चैप्टर है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये अंतिम जरूर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा हट के है, थोड़ा सा अलग है। जब कोर्स चेंज नहीं हुआ था तो ये फर्स्ट नंबर का चैप्टर होता था और अभी इन्होंने इसको लास्ट में कर दिया। बट एज आई सेड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, अंत में है लेकिन उसको सबसे कम आंकने की गलती मत करना। बहुत बार अंतिम पार्ट में से इसलिए पूछते हैं, उनको लगता है कि शायद टीचर और स्टूडेंट अंत तक पहुंच ही नहीं पाए, इसलिए अंतिम प्रश्न कई बार एनुअल एग्जामिनेशन में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ओके, नाउ द लास्ट चैप्टर, द बुक दैट सेव द अर्थ, वो किताब जिसने पृथ्वी को बचाया। देखो, मदर गूज इज़ ए वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम इन इंग्लिश। जो नर्सरी होती है, छोटी क्लासेस बच्चों की होती है, उसमें जो कविताओं की किताब होती है उसमें एक प्रसिद्ध किताब है, उसका नाम है मदर गूज। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है सीधा सीधा इस किताब का नाम पूछते हैं, तो ये आपको नाम, क्योंकि नाम है इसलिए एम भी बड़ा आएगा और जी भी बड़ा आएगा। डू यू थिंक सच ए बुक कैन सेव प्लानट अर्थ फ्रॉम ए मार्शियन इन्वेजन? क्या आपको लगता है मंगल के आक्रमण से मार्शियन? ये देखो, ये फैंटेसी है, ये एक जो हम अभी पढ़ेंगे ये एक कल्पना की कहानी है और प्ले है, इट्स प्ले, नाटक है ये। नाटक में क्या होता है, नाटक में जो पर्दा उठता है और उसमें जैसे अपने यहाँ रामलीला होती है वैसे ही प्ले, नाटक में पात्र अपना रोल करते हैं, ये प्ले है, ठीक है। ओके, सेट 4 सेंचुरीज इन द फ्यूचर, आज से 400 साल बाद का इसमें वर्णन है। फाइंड आउट, चलो देखते हैं क्या है। कैरेक्टर्स, इसमें आपको कैरेक्टर जरूर याद रखने हैं। देखो, हिस्टोरियन है जो हिस्ट्री बताता है, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, बड़ा रोल है इसका, है ना, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक उसका नाम है। अप्रेंटिस नूडल, प्रशिक्षणार्थी नूडल, ये इसका प्रोटेगोनिस्ट इसको बोल सकते हैं, अप्रेंटिस नूडल को, ये याद रखना है। कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप और फिर वॉइसेस। नाउ लेट्स स्टार्ट। टाइम है द 25th सेंचुरी, 25वीं शताब्दी। तो अभी 21st सेंचुरी है ना चल रही है, तो 25th सेंचुरी है, 25वीं शताब्दी है। प्लेस है द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द प्लानिट अर्थ। अर्थ पे 20वीं शताब्दी चल रही है। तो 20वीं, अभी तो 21वीं चल रही है लेकिन ये 20वीं में ही लिखा गया है ना, पिछले 2000 के अंदर लिखा गया होगा तो इसलिए 20वीं में आ गया। ओके, नाउ हिस्टोरियन है, वो आता है, सारी बातें बताता है ना। ओके, हियर वी गो। देखो, हिस्टोरियन कहता है, स्ट्रेंजेस्ट थिंग ए बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ। बड़ी अजीब बात है कि किसी 20वीं शताब्दी में किसी किताब ने पृथ्वी को बचाया। यू हैव नॉट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040। आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा 2040 में जो मार्स का आक्रमण पृथ्वी पे हुआ, ये 2040 याद रखना भाई। मार्स का इन्वेजन जो होना था वो 2040 का था। You know the invasion never really happened because a single book stopped it. What was the book you ask? नोबल एनसाइक्लोपीडिया। एक किताब ने अकेले रोक दिया। अब आप कहोगे कौन सी किताब है, क्या है जिसने इस 2040 में होने वाले अटैक को, कहाँ से होना था, मार्स से, मार्स जो एक ग्रह है उसको रोक दिया, ठीक है। नाउ देखो, मार्स स्पेस कंट्रोल, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, कमांडर इन चीफ बो लो बिफोर एंट्रिंग। नूडल, नूडल आता है जो वहाँ की कमांडर समझ लीजिए आप मार्स के, तो आके कहता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, है ना, आपके उसको पूछता है आपके आदेश बताइए। लेकिन थिंक टैंक जो गुस्से में कहता है, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, तुमने मेरे अभिवादन का कोई हिस्सा छोड़ दिया है।
अप्रेंटिस नूडल गो ओवर द होल थिंग अगेन, नूडल दोबारा ये सारी चीज़ आप कीजिए। नूडल इट शैल बी डन सर, बिल्कुल हो जाएगा। इन्हें सिंग सॉन्ग, गाना गाते हुए कहता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, ओ महान शक्तिशाली थिंक टैंक जो मंगल के तो मालिक हो, साथ में उसके 2 चंद्रमाओं के, मोस्ट पावरफुल सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, एंड इंटेलिजेंट क्रीचर सब बुद्धिमान प्राणी हो, इन द होल यूनिवर्स संपूर्ण ब्रह्मांड में, आउट ऑफ ब्रेथ मतलब एक ही सांस में सारी बात बोलता है, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके क्या आदेश हैं। तो देखो पूरी सैल्यूटेशन दोबारा करवाने का मतलब है कि थिंक टैंक इज़ अ वेरी प्राउड पर्सन। थिंक टैंक जो कमांडर है मार्स का वो बहुत ही घमंडी व्यक्ति है। थिंक टैंक कहता है अब ठीक है भाई, आई विश टू बी प्लेस इन कम्युनिकेशन विद अवर मैंड स्पेस प्रोब टू द रिडिकुलस प्लेस प्लानट। वो कहता बड़ा हास्यास्पद सा एक स्थान है प्लानट में, वी आर गोइंग टू पुट अंडर अवर जनरस रूलरशिप, और जिसको हम अपने आधिपत्य में करने वाले हैं। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, क्या नाम है उसका, अर्थ योर इंटेलिजेंस। वो कहता है नूडल अर्थ पृथ्वी है, ठीक है। वो मंगल में बैठे हुए हैं, वहाँ से वो पृथ्वी को जीतना चाहते हैं, और कौन से साल में, 2040 की बात है। नूडल कहता है अर्थ योर इंटेलिजेंस, अर्थ है। ऑफ कोर्स यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, तुम्हें पता है ये जो अर्थ है पृथ्वी है कितना इनसिग्निफिकेंट मतलब तुच्छ है या अमहत्वपूर्ण है, बड़ा ही तुच्छ या अमहत्वपूर्ण जगह है। बट फर्स्ट समथिंग इम्पॉर्टेंट, लेकिन चलो पहले कुछ महत्वपूर्ण बात करें। माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मेरी इच्छा है मैं मिरर से दर्पण से देखूँ, मुझे बात करूँ। नो ओके नाउ नूडल इट शैल बी डन सर। ही हैंड्स थिंक टैंक के मिरर, उसको एक मिरर देता है। थिंक टैंक मिरर मिरर इन माई हैंड हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। मिरर से पूछता है बताओ भाई सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और प्रतिभाशाली कौन है। ऑफ स्टेज वॉइस, पीछे से आवाज़ आती है, यू सर, आप हो सर। थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर, क्विकर, जल्दी बताना चाहिए था। आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार जल्दी आंसर देना। देखो कितना शॉर्ट टेम्पर आदमी है, कितना जल्दी गुस्सा आता है, कितना प्राउड है। कई बार एग्जामिनेशन में उसकी कैरेक्टरिस्टिक आती है तो आपको ये चीज़ें बतानी होंगी। आई हेट ए स्लो मिरर, मुझे धीरे वाला शीशा पसंद नहीं है, धीरे जवाब देता है। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, अपनी खुद की तारीफ़ करता है शीशे में। देयर आई एम, आर वी मार्शियन नॉट ए हैंडसम रेस सो मच मोर अट्रैक्टिव दैन दीज अगली अर्थलिंग्स विद देयर टाइनी हेड्स। हम लोग कितने सुंदर हैं, उनके जो पृथ्वी के लोग हैं टाइनी छोटा, उनके तो छोटे छोटे सिर होते हैं, हमारे बलून के गुब्बारे जैसे बड़े बड़े सिर हैं ना। नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड एंड सम डे यू विल हैव ए बैलून ब्रेन जस्ट लाइक मी। और तुम्हारा भी, जो नूडल को कहता है, नूडल जो बहुत अच्छा इंटेलिजेंट दिखाया है और उसको बहुत सारी सजेशन देगा भी आगे, तो कहता है नूडल तुम्हारा भी जो ब्रेन है ना मेरी तरह गुब्बारे के जैसा हो जाएगा, तुम भी ब्रेन की थोड़ी एक्सरसाइज किया करो। नूडल ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो कहता हाँ हाँ साहब मैं आशा करता हूँ। थिंक टैंक नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, क्या चलो पता करो भाई कहाँ गई अपनी जो अर्थ पे गई हुई है स्पेस प्रोब, उससे बात करो क्या हो रहा है। प्राइमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, हम लंच से पहले क्या करेंगे, वो जो कीचड़ का ढेर है ना पृथ्वी, उस पर कब्जा कर लेंगे। उसने कहा बिल्कुल साहब हो जाएगा। नाउ सीन 2, मतलब सीन फर्स्ट, अब सीन के बाद पर्दा गिरता है, पर्दा उठता है, दूसरा सीन शुरू होता है। अब इसमें क्या है, टाइम है कुछ सेकंड के बाद का, जगह कौन सी है, मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंट्रविल पब्लिक लाइब्रेरी। देखो ये क्वेश्चन भी आता है नीचे, ये जो सारी बातें खुराफात हो रही थी कहाँ हो रही थी, सेंट्रविल पब्लिक लाइब्रेरी, रिमेंबर इट, दे मे आस्क यू। जो प्रोब टीम आई थी वो कहाँ पर आ गई थी, अर्थ पे आके देख रही थी ना भाई, रेकी कर रही थी, अपन बोलते हैं ना, आके देख रही थी अटैक करना है जो पहले, उसको देखे तो सेंट्रविल पब्लिक लाइब्रेरी थी जिसको वो देख रहे थे। अब कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉट्स इन ए कंफ्यूज फैशन, लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट। देखो कैप्टन ओमेगा है, लेफ्टिनेंट आयोटा है, ये आपको ध्यान रखने हैं। काउंटिंग बुक्स इन ए बुक्स के सार्जेंट ऊप पे देखो अपने कोई सारे, देखो कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और ये सार्जेंट ऊप, ये 3 कैरेक्टर और आ गए जिसको हमें ध्यान में रखना है। नाउ
नूडल जो है एडजस्टिंग नॉब को सही करता है, मिलाता है, जो बटन होते हैं उनको। आई हैव ए क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रूसर, मुझे बिल्कुल पास से देख पा रहा हूँ। तो थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ इनॉर्मस गॉगल्स एंड टर्न्स टूवर्ड्स द स्टेज ऑफ टू वॉच, दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। वो ऊपर से गॉगल चश्मा बड़ा सा लगा के देखता है और कहता है वो कहीं अभी पृथ्वी के किसी ढांचे में, बिल्डिंग में प्रवेश कर गए हैं। थिंक टैंक एक्सलेंट, मेक वॉइस कंटेक्ट, बहुत अच्छी बात है, चलो बात कराओ कहाँ गए क्या है देखते हैं। नाउ हियर वी गो, ये देखो ये जो हैं ये देखो यहाँ कैप्टन आयोगा, सार्जेंट ऊप और ये क्या सेंटर, ये तीनों लगे हुए हैं। सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी याद रखना, और उसमें बुक्स देख रहे हैं, उनको तो पता नहीं है ना बुक्स है कि लाइब्रेरी क्या है, वो तो मार्च से आए हैं। अब देखो नूडल कहता है स्पीकिंग इनटू ए माइक्रोफोन से बात करता है, मार्च स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1 मार्च स्पेस, कैप्टन ओमेगा गिव अस योर लोकेशन, आप लोकेशन बताइए। ओमेगा जो है वो कैप्टन ओमेगा टू मार्च स्पेस कंट्रोल, लेफ्टिनेंट आयोटा सार्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड एन अर्थ विदाउट इंसिडेंट, वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस रूम दिस स्क्वायर प्लेस, कहते हैं कि हम यहाँ आ गए हैं और ये वर्गाकार जो स्थान है यहाँ हमने शरण ली हुए यहाँ है। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर, लेफ्टिनेंट आयोटा, उसने कहा आयोटा सर तुम्हें कुछ आइडिया है क्या, हैं कहाँ हम। आयोटा आई कांट फिगर इट आउट, जो वो कहता है पता नहीं चल रहा। कैप्टन होल्डिंग अप ए बुक, एक किताब उठाता है, आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दिस पेक्यूलर आइटम, अब उनको पता नहीं ये बुक है, तो कह रहे हैं तो 2000 के आसपास है, ये पता नहीं क्या चीज़ है। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, ये तो कोई खलिहान का भंडारा लगता है। व्हाट डू यू थिंक सार्जेंट ऊप, सार्जेंट ऊप आपको क्या लगता है। ऊप आई हैव नॉट ए क्लू, कहता मेरे को कोई क्लू नहीं है, मेरे पास कोई चिन्ह नहीं है, कोई संकेत नहीं है, भाई क्या है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं 7 आकाश गंगाओं में गया हुआ हूँ, बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, पर ऐसी कोई जगह मैंने नहीं देखी। मे बी दे आर हैट्स, शायद ये टोपी हो। ही ओपन से बुक एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, अपने सिर पे रख के देखता है। से मे बी दिस इज ए हैबरडैशरी, ओमेगा बोइंग लो, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, टैंक विल गिव अस द बेनिफिट टू हिज थॉट ऑन। अब भाई वो किताब लेके, टोपी है, कैप है, खलिहान है, क्या उनके समझ में नहीं आ रहा, लगा लगा के देख रहे हैं, कैप भी नहीं लग रही वो। थिंक टैंक कहता है एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली, कहता है ओमेगा इसको थोड़ा सा पास में दिखाओ मुझे, मैं अच्छे से देख लूँ। ओमेगा होल्ड्स ए बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, ओमेगा अपने हाथ में हथेली में रख लेता है। येस येस आई अंडरस्टैंड नाउ, सिंस अर्थ क्रीचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ इज अनडाउटेबली ए क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। अब वो कहते हैं देखो अर्थ वालों के लिए क्या कह रहे हैं, अर्थ क्रीचर आर ऑलवेज ईटिंग, जब भी देखो पृथ्वी के लोग ऊपर से देखते हैं वो क्या खाते हुए दिखते हैं, तो हमें लगता है ये कोई कच्चा सामान रखा हुआ है अर्थ के लोगों के बनाने के लिए, तो ये रिफ्रेशमेंट कोई खाने की जगह है, दुकान है। ओमेगा टू आयोटा एंड ऊप, ही सेज वी आर इन ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड, ओमेगा अब दोनों उनको अपने साथियों को कहता है, वो कह रहे हैं हम तो किसी खाने की स्टोर पे हैं। वेल द अर्थलिंग सर्टेनली हैव ए स्ट्रेंज डाइट, कहते बड़े पृथ्वी के लोगों की डाइट तो बड़ी अजीब सी है। थिंक टैंक दैट आइटम इन योर हैंड इज़ कॉल्ड सैंडविच, और वो कहता है ये जो तुम्हारे हाथ में है ना वो क्या है, सैंडविच है। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है भाई जो बुक है उसको थिंक टैंक ने क्या समझा, सैंडविच समझा। नोडिंग है, सैंडविच है, सैंडविच, वो सिर डराते हुए कहते हैं ठीक है भाई सैंडविच है। ऊप टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हेड ए सैंडविच, सैंडविच आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट, कहते हैं सैंडविच जो है मुख्य भोजन है पृथ्वी के लोगों का। लुक एट इट क्लोजली, देखो इसको बड़े ढंग से। ओमेगा स्क्विंट्स एट बुक, देयर आर 2 स्लाइसेस ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड ब्रेड, देखो इसमें 2 टुकड़े भी हैं जो ब्रेड है, एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, और बीच में कुछ भरा हुआ है, जैसे सैंडविच होती है ना 2 ब्रेड के बीच में खीरा टमाटर वगैरह कुछ भर देते हैं, तो वो कह रहा है इस तरह का कुछ है। दैट इज़ करेक्ट सर, कहता हाँ, क्योंकि किताब में क्या होता है आगे और पीछे अगर वो बाइंडिंग की हुई है तो बीच में कुछ पेजेस होते हैं और आगे पीछे बाइंडिंग होती है ना। थिंक टैंक टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट, कहता है ठीक है अब मेरी विचार को पक्का करने के लिए आप ऐसा करो इसको खाओ। ओमेगा गल्पिंग ईट इट, खाएं इसको। थिंक टैंक डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, क्या तुम्हें
माइटी थिंक टैंक पे डाउट है, कोई शक है तो वो उस पर हैं, कोई आपको इस पर डाउट है क्या, क्यों नहीं खा सकते हो आप, ये कहता है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा पार्ट और बच रहा है, वो मैं अभी एक आपका वीडियो और बना के इसका बचा हुआ पार्ट और क्वेश्चन पूरे करूँगा, और इसके साथ ही हमारी दोनों बुक्स का रिव्यू पूरा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप गोइंग, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, हैव पेशेंस। आप पढ़ते रहो, लगे रहो, धैर्य रखो, और जस्ट बी काम एंड डू योर बेस्ट। और आप जितना कर सकते हो उतना बेस्ट करने की कोशिश करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।